कभी कभी इतिहास हमें ऐसे किरदार देता है जो सत्ता में आते ही इंसान नहीं बल्कि राक्षस बन जाते हैं। 20वीं सदी के अफ्रीका में एक ऐसा ही नाम गूंज उठा था, इदी अमीन दादा। लोग उसे युगांडा का कसाई कहते थे, एक ऐसा शासक जिसने मुस्कान के पीछे मौत छिपाई थी और मजाक के पीछे क्रूरता। आज हम आपको ले चलेंगे उस डरावनी हकीकत की ओर जहां सत्ता का भूखा एक सैनिक पूरे देश का मालिक बन बैठा। इदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के उत्तर पश्चिमी इलाके में हुआ। वह काकवा जनजाति से ताल्लुक रखता था, एक ऐसी जनजाति जिसे उस समय गरीब और पिछड़ा माना जाता था। शुरुआत में वह पढ़ा लिखा भी नहीं था। कहा जाता है कि उसे पढ़ने लिखने की शिक्षा बस चौथी कक्षा तक ही मिली थी, लेकिन किस्मत उसे किताबों से नहीं बंदूकों से जोड़ने वाली थी। 1946 में उसने ब्रिटिश उपनिवेशकालीन सेना किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में भर्ती ली। वह लंबा चौड़ा, मजबूत और फुर्तीला था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। धीरे धीरे उसने अफ्रीकी युद्धों में हिस्सा लिया, सोमालिया में, केन्या में, जहां उसने बगावती सैनिकों और विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार के आदेश पर जुल्म उठाया। सेना में उसकी क्रूरता और ताकत देखकर अंग्रेज अफसर भी उससे प्रभावित हो गए। वह बहुत जल्दी हवलदार से अफसर बन गया। कहा जाता है कि इदी अमीन का कद काठी और लड़ाई का जुनून इतना डरावना था कि दुश्मन उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। लेकिन इसी के साथ उसमें एक अजीब सी सनक भी थी। वह मजाक करते करते किसी की जान ले सकता था। 1962 में युगांडा आजाद हुआ। आजादी के बाद प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे ने इदी अमीन को अपनी सेना का सबसे भरोसेमंद अफसर बना लिया। ओबोटे को उसकी ताकत और वफादारी पर भरोसा था, लेकिन जो इंसान मौत से खेलने का आदी हो उस पर भरोसा करना कितना खतरनाक है, ये ओबोटे समझ नहीं पाए। इसी दौरान अमीन और ओबोटे ने मिलकर कई गैर कानूनी काम किए, जैसे हाथी दांत और सोने की तस्करी। पैसा और ताकत दोनों अमीन के पास आने लगे। 1960 के दशक के अंत तक इदी अमीन सेना में सबसे ताकतवर अफसर बन चुका था। उसे लगा, जब सारा देश मेरी ताकत पर टिका है तो क्यों ना सत्ता भी मेरी हो। 1971 में जब प्रधानमंत्री ओबोटे विदेश गए हुए थे, अमीन ने मौका पकड़ा और तख्ता पलट कर दिया। बिना खून खराबे के उसने रेडियो पर घोषणा कर दी, अब युगांडा का असली मालिक वही है। लोगों ने शुरुआत में उसका स्वागत किया, क्योंकि अमीन ने वादा किया था, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, लोकतंत्र लाऊंगा और जनता को न्याय दूंगा। लेकिन जनता को नहीं पता था कि जो आदमी उनके लिए उद्धारकर्ता बनकर आया है, वही आने वाले सालों में रक्त पिपासु कसाई साबित होगा। एक सैनिक से राष्ट्रपति बनने तक का सफर बेहद तेज और रहस्यमयी था, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि इदी अमीन के शासन में युगांडा बदलने वाला था। एक खूनी जेल खाना जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। 1971 इदी अमीन ने जब सत्ता संभाली तो शुरुआत में उसने खुद को एक मसीहा के रूप में पेश किया। वह जनता के बीच गया, मुस्कुराया, हाथ मिलाए और लोगों ने सच में सोचा कि यह नया नेता उनके लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन मुस्कुराहट के पीछे छिपा था खून का प्यासा दरिंदा। अमीन ने आते ही सेना और पुलिस पर पूरी पकड़ बना ली। वह किसी भी इंसान पर शक करता तो अगले ही दिन वह गायब हो जाता। कहा जाता है कि युगांडा की सड़कों पर हर दिन लाशें मिलती थीं। वह एक एक करके अपने विरोधियों को खत्म करने लगा। कोई राजनेता उसके खिलाफ बोलता तो मौत, कोई पत्रकार सच्चाई दिखाता तो मौत। यहां तक कि सेना के अंदर भी जो उसकी बात न मानता, उसकी लाश टुकड़ों में मिलती। धीरे धीरे पूरा युगांडा डर के साए में जीने लगा। कहा जाता है कि इदी अमीन के शासनकाल में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कभी गुप्त पुलिस उन्हें उठा ले जाती, कभी सार्वजनिक जगहों पर गोली मार दी जाती और कभी लोगों की लाशें नदी में फेंक दी जाती। नाइल नदी उस दौर में खून की नदी कहलाने लगी थी। यहां तक कि कुछ अफवाहें थीं कि अमीन खुद इंसानों का मांस खाता था। भले ही यह अफवाह हो, लेकिन उसका नाम इतना डरावना हो चुका था कि लोग उस पर यकीन भी कर लेते थे। 1972 में अमीन ने एक सनसनीखेज फैसला लिया।
उसने ऐलान किया कि युगांडा में रह रहे सभी एशियाई, खासकर भारतीय और पाकिस्तानी, देश छोड़ दें। उसने उन्हें सिर्फ 90 दिन का समय दिया। हजारों परिवार जो पीढ़ियों से युगांडा में बसे थे, सब कुछ छोड़कर भाग गए। उनकी दुकानें, उनका व्यापार, सब अमीन ने अपने वफादार लोगों में बांट दिया। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, लेकिन अमीन को परवाह नहीं थी। वह कहता था, मैं अल्लाह का सिपाही हूं और जो मैं करता हूं वही कानून है। उसने अपने लिए अजीब अजीब खिताब रखे। हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, फील्ड मार्शल आल हजी डॉक्टर इदी अमीन दादा, लॉर्ड ऑफ ऑल द बीस्ट्स ऑफ द अर्थ एंड फिशेस ऑफ द सी एंड कॉन्करर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन अफ्रीका इन जनरल एंड युगांडा इन पर्टिकुलर। इतना लंबा नाम जिसे सुनकर लोग हंसते भी थे और डरते भी। कहा जाता है कि वह अक्सर यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर निकल जाता, खुद को जनता के बीच दिखाता, लेकिन असलियत यह थी कि हर कोई उसकी आंखों से डरता था। उसकी मौजूदगी ही मौत की गंध जैसी थी। युगांडा में उस दौर में एक अजीब सन्नाटा था। लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। हर किसी को डर था कि अगली बारी कहीं उसकी ना हो जाए। बच्चे अपने माता पिता से पूछते, पापा क्या हम भी मर जाएंगे? और माता पिता के पास कोई जवाब नहीं होता था। यह वह दौर था जब इंसानियत घुट घुट कर मर रही थी और एक इंसान का पागलपन पूरे देश पर भारी पड़ रहा था। अब तक इदी अमीन युगांडा का सबसे ताकतवर और सबसे डरावना इंसान बन चुका था, लेकिन सत्ता का नशा हमेशा के लिए नहीं टिकता। उसके फैसलों और पागलपन ने धीरे धीरे उसके खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया। अमीन का शासन हत्याओं, भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से भरा था। 1972 में एशियाई समुदाय को देश से निकाल देने का उसका फैसला युगांडा की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हुआ। 70 के दशक के आखिर तक भूख, बेरोजगारी और असंतोष हर ओर फैल चुका था। लेकिन अंतिम झटका 1978 में लगा, जब अमीन ने एक मूर्खतापूर्ण सैन्य अभियान छेड़ा। अपने विफल शासन से जनता का ध्यान हटाने के लिए उसने युगांडा की सेना को तंजानिया पर आक्रमण का आदेश दिया। अमीन ने सोचा था कि तंजानिया झुक जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि तंजानियाई सेना युगांडा के निर्वासितों की मदद से पूरी ताकत से पलटवार करेगी। युगांडा तंजानिया युद्ध ने अमीन की सेना की असलियत उजागर कर दी। भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और डर के साए में लड़ने वाले सैनिक जल्द ही बिखरने लगे। 1979 में तंजानियाई सेना ने राजधानी कंपाला पर कब्जा कर लिया। तानाशाह इदी अमीन, जिसने 8 साल तक युगांडा को दहशत में रखा, अपनी ही धरती पर अब सुरक्षित नहीं था। वह पहले लीबिया भागा, फिर इराक और अंततः सऊदी अरब ने उसे शरण दी। शर्त यही थी कि वह राजनीति से हमेशा दूर रहेगा। इदी अमीन ने अपने अंतिम साल विलासिता में बिताए, लेकिन तानाशाही का अंधेरा अतीत उसका पीछा करता रहा। 2003 में जेद्दा के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उसका अंत हुआ। इस तरह एक क्रूर तानाशाह, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह की, परदेसी धरती पर गुमनामी में मर गया।